नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 38वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की, कैसे की, और दूसरी बात करेंगे कि वो गिरमिटिया मजदूरों के मसीहा बन गए। एक ऐसी घटना हुई और जिसमें गांधी जी गरीबों के लिए किस तरह से वो हमेशा ही शुरू से ही गरीबों के प्रति उनके मन में बहुत ही एक अपनापन और उनके लिए एक हमदर्दी रही है, वो यहाँ भी दिखी। और एक गिरमिटिया मजदूर, तो गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति वहाँ गुलामों सी थी, उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और ये मामले को लेकर लड़ गए गांधी। और उसके बाद इसकी भी चर्चा पूरे दक्षिण अफ्रीका में तो हुई ही, भारत तक में हुई, इंग्लैंड तक में इसकी चर्चा हुई और फिर तो वो मसीहा बन गए। उनके यहाँ गिरमिटिया मजदूरों की भीड़ लगने लगी। ये सब आज हम बात करेंगे। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक कोर्ट में अपनी पगड़ी उतारने के खिलाफ लड़ गए थे, कोर्ट से बाहर हो गए थे। लेकिन जब वो वहाँ पर वकील के तौर पर नामांकित हुए, रजिस्टर्ड हुए, तो उसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि अब तो आप पगड़ी उतार दीजिए। तो वहाँ पर पगड़ी उतार दी थी उन्होंने। और उसके बाद ये बहुत बुरा लगा था भारतीयों को, सेठ अब्दुल्ला को। तो कैसे समझाया था गांधी जी ने। और गांधी जी जिद्दी नहीं थे और समझौतावादी थे, लेकिन अवसरवादी भी नहीं थे। उन्होंने कैसे समझाया था कि अगर भारत में कोई गोरा आपको कहे कि अपनी पगड़ी उतार दो, तो वहाँ विरोध करना चाहिए, यहाँ भी विरोध करना चाहिए। लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं और वहाँ के ही अंग बन जाते हैं, आप वकील के तौर पर रजिस्टर हो जाते हैं, तब वहाँ का जो ड्रेस है, वकीलों का ड्रेस, वही पहनना चाहिए। यहाँ पर गांधी थोड़ा समझौतावादी हुए, इसको लेके काफ़ी चर्चा हुई थी। ये हम पिछली कड़ी में बात की है। आज हम बात करेंगे कि अब गांधी जी ने तो वहाँ पर अब बस गए थे, वो तो सिर्फ जो है आवेदन, प्रार्थना पत्र भेज दिया गया था औपनिवेशिक मंत्री को। 10,000 लोगों का हस्ताक्षर करा के, वो हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो लेकिन इतने से ही चुप रह जाना और बैठ जाने से तो वो जो कानून था, भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून, माने भारतीय जो लोग थे वहाँ पर, उनके मताधिकार छीनने का जो बिल था, वो बिल तो पास हो जाता। तो उस पर लगातार सक्रियता जरूरी थी, लगातार कुछ न कुछ आंदोलन होना चाहिए, तभी उपनिवेश मंत्री पर दबाव बन सकता था। तो इसके लिए सोचा गया कि गांधी जी ने कहा कि एक संस्था जरूरी है, एक सार्वजनिक संस्था बनाई जाए। और इसके लिए एक मीटिंग हुई और सेठ अब्दुल्ला का पूरा अहाता जो है वो भर गया और उसके नाम पर काफ़ी चर्चा हुई। नाम में जो वहाँ पर कंजर्वेटिव लोग थे, वो कांग्रेस नाम से बिदकते थे। कांग्रेस का नाम में कांग्रेस नहीं जोड़ना चाहते थे और गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो भारत में, तो जिस तरह से है, अगर कांग्रेस हम न जोड़ें तो ये एक तरह से कायरता होगी, छिपाना होगा। तो वो कांग्रेस जोड़ना चाहते थे। फिर उन्होंने, वकील तो थे ही, अपनी दलील से सबको वहाँ पर सहमत किया और उस संस्था का नाम रखा गया नेटाल इंडियन कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई वो 1894 में 22 मई को इसकी स्थापना हुई। ये सब गांधी जी कर रहे हैं, सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में ये सब कर रहे हैं वो। और इसके बाद इसका सदस्य बनने के लिए शर्त रखा गया कि 5 शिलिंग फीस होगी इसकी। 5 शिलिंग काफ़ी था उस समय। 5 शिलिंग में लोग महीने भर का खर्चा निकाल सकते थे। तो 5 शिलिंग वो शर्त रखा गया था। और जो व्यापारी हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो ज़्यादा दें, ये भी खुला हुआ था कि वो तो न्यूनतम था 5 शिलिंग। सेठ अब्दुल्ला ने 2 पाउंड देना स्वीकार किया। सबका लिखा गया कि कौन कितना देंगे, और खुद गांधी जी ने 1 पाउंड देना स्वीकार किया। तो इस तरह से सब ने अपना अपना लिखवा दिया। लेकिन उसके बाद जो है, और वो फिर चंदा वसूलना, गांधी जी लिखते हैं कि ये काम सबसे बड़ा कठिन काम है। तो आप आदमी पर सब चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जितनी राशि चंदा देने के लिए उन्होंने लिखाई है, वो उतना देंगे और समय से दे देंगे, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। काफ़ी इसमें परेशानी हो रही थी गांधी जी को। और फिर इसको वार्षिक चंदा किया गया।
तो खैर, लेकिन एक एक पाई का हिसाब वो रखते थे और कैसे किफ़ायत में कैसे काम हो। तो साइक्लो स्टाइल मशीन से रसीद छपवाई गई थी। बाद में जब काफ़ी पैसा हो गया तो फिर रसीद छपवाई गई। फिर गांधी जी ये भी ध्यान रख रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए संस्था के पास, जितनी ज़रूरत है उतनी ही पैसे रहने चाहिए। तो ये सब करते हुए उसके बाद में गांधी जी ने 2 पुस्तिकाएं छपवाई, काफ़ी अध्ययन करके उन्होंने छपवाई। पहली पुस्तिका थी कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे सभी अंग्रेज़ों के नाम एक अपील, और दूसरी जो छपवाई वो था कि भारतीय मताधिकार एक विनती। इस तरह से 2 पुस्तिकाएं छपवाई और इसका काफ़ी वितरण किया। और ये जो कांग्रेस बनाई तो उसके 3 अंग थे। एक तो प्रमुख हो गया कांग्रेस, दूसरा हो गया कि वहाँ जो जन्मे हुए जो भारतीय थे जिनका जन्म वहाँ हुआ था, तो और उसमें जो पढ़े लिखे थे उनकी एक संस्था बनाई गई, उसी का एक अंग हुआ, और वो था एजुकेशनल सोसाइटी, जिसमें कि जो नौजवान ही उसके सदस्य थे, उसकी फीस बहुत मामूली रखी गई थी। वो नौजवान हमेशा आपस में मिलते थे हर हफ्ते, और वो एक तरह की वाद विवाद संस्था बन गई। और उसमें जो है वो पुस्तकालय की भी स्थापना की गई। और एक तीसरा अंग था नेटाल इंडियन कांग्रेस का, वो था कि भारत में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में जो भी अंग्रेज़ हैं या दूसरे लोग हैं तो उनसे जो भारतीयों की लड़ाई है दक्षिण अफ्रीका में मताधिकार की रक्षा की लड़ाई, तो समर्थन प्राप्त करना, मित्र तैयार करना, अंग्रेज़ों में मित्र तैयार करना कि वो उनसे संपर्क करना, उनको तार देना, उनको पुस्तिकाएं भेजना, उनसे संवाद करना, पत्राचार करना। तो ये 3 उसके अंग बनाए गए थे। तो ये सब करके वो गांधी जी का जो कमरा था वो तो एकदम वो सार्वजनिक कार्यों का केंद्र बन गया। यहीं पर गांधी जी लिखते हैं कि ये सब होने के बावजूद जो गिरमिटिया मजदूर थे, गिरमिटिया मतलब एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट से ही वो गिरमिटिया शब्द बन गया है। तो एग्रीमेंट, गिरमिटिया मजदूर जो हैं उनकी स्थिति वहाँ गुलामों जैसी स्थिति थी। और हुआ ये कि एक दिन वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे गांधी जी, और तभी एक मद्रासी युवक, वो एकदम रोता बिलखता हुआ, बहुत घायल हुआ, और वो उनके कमरे में प्रवेश किया। उसने साफा, जो एक तरह का मतलब कपड़ा जो माथे पर बांधते हैं, पगड़ी समझ लीजिए, वो खोल के उसने हाथ में ले लिया था। और वो उसके कपड़े फटे हुए थे, खून निकल रहा था सर से और जगह से, और उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। तो वो एकदम रोते हुए आया गांधी जी के पास और उसने अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाई। वो तमिल था, मद्रास का था। तो गांधी जी ने एक जो मद्रासी जानते थे उनको बुलाया, तमिल जानने वाले को बुलाया, और फिर वो पूरी बात गांधी जी ने समझी। तो उसके बाद समझने के बाद सबसे पहले तो डॉक्टर से इलाज कराया गांधी जी ने, और डॉक्टर का एक प्रमाण पत्र जरूरी था आगे कोई भी कार्रवाई करने के लिए, और डॉक्टर सारे अंग्रेज ही होते थे। तो खैर वो इलाज करवाया उनका, वो रिपोर्ट भी मिल गई उनको। उसके बाद ये गांधी जी उसको लेके मजिस्ट्रेट के पास गए। मजिस्ट्रेट ने वो डॉक्टरी रिपोर्ट देखी, खुद उस मद्रासी युवक को देखा, तमिल युवक को। तो वो मजिस्ट्रेट जो है बहुत गुस्सा हो गया और उसने तुरंत समन जारी किया। जो जिसने पीटा था मालिक, तो गिरमिटिया मजदूर किसी न किसी गोरे के यहाँ काम करते थे, एक तरह से नौकर। और ये इनका जो नियम था वो बहुत कड़ा नियम था, एक तरह के गुलाम की स्थिति में ये थे। नियम ये था कि गिरमिटिया मजदूर खुद से मालिक को छोड़ नहीं सकता था। अगर उसने खुद से छोड़ दिया तो ये फौजदारी मामला बन जाता था और उस पर मुकदमा चलता और उसे जेल जाना पड़ता। तो वो कर नहीं सकता था, जेल में कैसे जाए वो, तो वो छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये गुलामी की स्थिति है। गिरमिटिया मजदूर जो हैं वो गुलामी की स्थिति से में काम करते थे। वहाँ पर मार खा के भी वो छोड़ नहीं सकते थे। हाँ, छोड़ने की एक का तरीका यही था कि वो मालिक अगर स्वयं छोड़ दे या गिरमिटिया अधिकारी वो अगर गिरमिट को रद्द कर दे, एग्रीमेंट को रद्द कर दे, 2 ही उपाय था।
तो गांधी जी ने सोचा कि ये दो ही उपाय है, तो क्या करें, क्योंकि अगर ये खुद से छोड़ेगा तब तो इसको जेल हो जाएगी। तो और गांधी जी लिखते हैं कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो जो गोरा आदमी है जिसने पिटाई की उसको सजा मिले, वो चाहते थे कि ये मुक्त हो जाए, वहां से मुक्त हो जाए, उस मालिक से मुक्त हो जाए और फिर एक अच्छे जगह इसको काम मिल जाए। तो गांधी जी की ये भावना थी। तो गांधी जी जाके उस गोरे से मिले और वो समन तो उसको मिल ही गया था। तो गोरे से मिले और अपनी बात उन्होंने रखी। तो वो गोरा भी समझ गया कि इसमें भलाई इसी में है कि हम जो है वो इसको मुक्त कर दें। तो वो मुक्त करने के लिए तैयार हो गया और फिर उसका आवेदन दिया गया और वो वहाँ से मुक्त हो गया। लेकिन मुक्त होने से पहले मजिस्ट्रेट ने एक और बात कही कि मुक्त होने से पहले आप दूसरा एक अंग्रेज मालिक खोजना पड़ेगा, क्योंकि बिना अंग्रेज मालिक के वो तो कह रह ही नहीं सकता है वहाँ पर, तो कोई एग्रीमेंट उससे करा लेना पड़ेगा पहले। तो गांधी जी इसके लिए बहुत कम ही अंग्रेज को जानते थे, गोरों को, लेकिन जिनको जानते थे उनसे जाके मिले और लोगों ने खैर मदद की और एक आदमी तैयार हो गए, एक गोरा तैयार हो गया और उसको, उस तमिल युवक को अपने यहाँ उसने नौकर के तौर पर रख लिया उसने। तो इस तरह से उस मालिक से मुक्ति उसको मिली। अब यहाँ पर बात होती है, एक खास बात ये हुई कि जब वो मजदूर भीतर आया था गांधी जी से मिलने, उनके घर आया तो साफा उसने माथे से उतार लिया था, हाथ में लेके वो आया था। गांधी जी ने वो साफा देखा कि हाथ में उतारे हुए है, तो गांधी जी समझ गए। ये वहाँ पर ऐसी परंपरा थी या नियम था, ऐसा जो भी कह लीजिए, कि जब भी कोई भारतीय किसी अंग्रेज के यहाँ मिलने के लिए जाता तो अपनी पगड़ी या टोपी या जो भी कह लें साफा, वो उतार के सिर्फ प्रणाम करना, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करना काफ़ी नहीं था, वो पगड़ी भी उतार के उसको प्रवेश करना पड़ता, उसके सामने जाना होता था। तो ये एक तरह से सम्मान प्रकट करने का तरीका था। इसीलिए वो तमिल युवक ने भी साफा सिर से उतार के हाथ में ले लिया था। तो गांधी जी, ताकि गांधी जी को बुरा नहीं लगे क्षमा करेंगे, तो गांधी जी को बुरा नहीं लगे, हाथ में उसने साफा ले लिया था। गांधी जी ने ये देखा, वो खुद भी पगड़ी के लिए लड़ाई लड़ चुके थे दक्षिण अफ्रीका में। तो सबसे पहले उन्होंने उस युवक को कहा कि तुम साफा अपने सिर पर बांध लो, जैसे रखते हो रख लो। तो वो सकुचाते हुए उसने रखा, लेकिन रखने में जो उसका भाव था, उसको जो आत्मसम्मान मिला, वो जो है वो गांधी जी ने महसूस कर लिया। फिर यहीं पर गांधी जी लिखते हैं एक बात कि दूसरों को अपमानित करके खुद सम्मानित होने की भावना, इसके पीछे रहस्य क्या है वो आज तक समझ नहीं पाए। दूसरे को आप अपमानित करके खुद को बड़ा समझते हैं, इसके पीछे कौन सी भावना, कौन सा इसमें नियम है, कौन सा इसमें फॉर्मूला है, क्या इसमें है? गांधी जी लिखते हैं कि ये रहस्य मैं आज तक समझ नहीं पाया। दूसरे को अपमानित करके खुद को लोग बड़ा समझते हैं। ये जो घटना हुई तमिल युवक के साथ, इस घटना की चर्चा हिंदुस्तान तक में हो गई और दक्षिण अफ्रीका के तमाम गिरमिटिया मजदूरों में हो गई कि वहां पर प्रदेश में इस तरह से हमेशा ही घटनाएं होती थी गिरमिटिया मजदूरों के साथ मार पिटाई, और वो कुछ कर नहीं सकते थे, मालिक को छोड़ भी नहीं सकते थे। जहां काम कर रहे हैं वहां से वो छोड़ के दूसरे कंपनी में दूसरे आदमी के पास जा भी नहीं सकते थे, वो तब तो जेल जाना पड़ता उनको। तो वो बंधे हुए थे, बंधुआ मजदूर की तरह थे। तो वो जो है, ये इस घटना से पूरे दक्षिण अफ्रीका के जो गिरमिटिया मजदूर थे उनके बीच ये बात फैल गई, मद्रास तक ये बात, हिंदुस्तान तक ये बात आ गई। और उसके बाद तो उनका कमरा जो है, उनका दफ्तर, न सिर्फ नेटाल इंडियन कांग्रेस के काम से, वो जो मताधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे उसका केंद्र तो था ही, अब गिरमिटिया मजदूरों का भी उनके घर तांता लगा रहता। और गिरमिटिया मजदूरों को एक मसीहा मिल गया। वहां पर कौन था उनका दुख देखने वाला? कोई नहीं था। वो मार खा के और फिर उसी तरह से रहने को मजबूर थे, अभिशप्त थे वो। लेकिन उनको लगा कि कम से कम एक आदमी तो है जो हमारे लिए काम कर रहा है,
जो गिरमिटिया के लिए काम करने को, लड़ने को तैयार है, तो वो भी प्रदेश में जहां पर कोई अपना नहीं है, कुछ पता नहीं है, कानून क्या है कुछ पता नहीं है, पुलिस भी साथ नहीं देगी, तो वहां पर एक आदमी उसके लिए खड़ा है, वो मसीहा बन गए गांधी। उनके यहाँ तो तांता लग गया गिरमिटिया मजदूरों का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।